देखिए कि मैंने पहले भी कहा कि किसी यूनिवर्सल बात को सुनने के लिए हमारा माइंडसेट भी उसके लिए अनुकूल हो जाए, हमारी दृष्टि उसके लिए और खुल जाए। तो किसी दर्शन को सुनने के लिए हमारी दृष्टि कैसे हो, वो दृष्टि में कुछ परिवर्तन पहले करेंगे और फिर कंटेंट को धीरे से लेके आएंगे। जैसे दृष्टि में हमने एक परिवर्तन किया, हमने कहा कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, सबने कहा होते हैं। थोड़ा सा बात को रखा कि समस्या से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना दुख का कारण है, तो तुरंत मामला बदल गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अभी हमारी सोच प्रॉब्लम सेंट्रिक है कि सॉल्यूशन सेंट्रिक है, समाधान केंद्रित है कि समस्या केंद्रित है। अभी जैसी समस्या है मैं क्या करता हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही क्यों होता है ना, और मैं किसी को दोष देने की कोशिश करता हूँ और कुल मिला के मेरा मन अवसाद से, कष्ट से भर जाता है। ऐसा मन किसी सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बढ़िया एग्जांपल ये लेता हूँ कि जैसे आपकी कार है, कार में वो पेट्रोल टैंक का इंडिकेटर रहता है, पेट्रोल कितना रह गया, कोई पॉइंट के बाद वो रिजर्व में आ जाता है। तो पेट्रोल का टैंक बता रहा है, इंडिकेटर बता रहा है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। ये बार बार परेशान करता है। आप इसका एक काम ये भी कर सकते हो कि पेट्रोल की सुई को, टैंक की सुई को फुल पे सेट करके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दो। अब कैसा रहेगा पेट्रोल? हमेशा फुल टैंक। कभी खाली नहीं होगी। लेकिन क्या सच्चाई ऐसी है? वो कहीं भी रोड पे खड़ा कर देगी और हम परेशानी में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पेट्रोल टैंक का इंडिकेटर ये बताता है कि भाई पेट्रोल टैंक खत्म होने हो रहा है, पेट्रोल पंप ढूंढो। तो हमारी जिंदगी में हमको समस्या रूपी इंडिकेटर क्या बताता है? हमारी जिंदगी में हमको दुख रूपी इंडिकेटर क्या बता रहा है? हमारी जिंदगी में दुख रूपी इंडिकेटर हमको ये बता रहा है कि भैया तुम्हारा समाधान का टैंक खाली हो गया, समाधान का पेट्रोल पंप ढूंढो। बात पहुंची? बात पहुंची? तो बताओ समस्याएं आए कि नहीं आए? अरे समस्या नहीं आएगी तो आपको, यदि समस्याएं का मतलब है, देखो समस्याओं का मतलब समझना पड़ेगा। थोड़ा सा रियल टाइम एग्जांपल में चलते हैं। कोई बोल रहे कुछ? हाँ वही। देखो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो मेरे को बचपन अपना याद है, जब क्लास टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछती है और अपने को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, तो हम क्या करते थे? सामने वाले की पीठ के पीछे मुंडी डालते थे, क्योंकि टीचर से आंख मिली, बोल देगी बताओ, है ना? तो क्लास के सामने अपनी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। और जिसको आंसर आता है वो क्या करता था? मैडम। ठीक। अब बताओ टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी। उससे पूछो जिसको आंसर नहीं आता वो बताओ। तो इंतजार करो, घड़ी देख देख के बस 5 मिनट और रह गए, बस जान बच जाए। तो टीचर प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी है। तो अब ये बात समझ में आई कि आदमी का जन्म होना भी एक घटना है, जवान होना भी एक घटना है, बूढ़ा होना भी एक घटना है, टीचिंग की जॉब लगना भी एक घटना है, क्वेश्चन पूछना भी एक घटना है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। ये सृष्टि घटनाओं की अनवरत मतलब कंटिन्यूअस, ये सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। और ये घटनाएं हमारे हाथ में है? नहीं, है ना? अब 50 का शरीर हो गया, बाल सफेद मत हो, रुकेगा? भाई आपने काला कर लिया, पर आपको पता तो है काला सफेद है। तो इसका मतलब है बाल सफेद होंगे ही, चेहरे पे झुर्री आएगी ही, और एक दिन ये शरीर जाएगा ही। ये बिल्डिंग है, एक दिन मेंटेनेंस इसको लगता ही है। तो इसका मतलब है ये सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है
और घटनाएं मेरे हाथ में है नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? सॉल्यूशन। मेरे पास उस घटना का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब टीचर अपने आप में प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है? घटना है। तो टीचर अपने आप में घटना है और मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और जिसके पास सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए तो टीचर अपने आप में क्या है? घटना है। और सास अपने आप में क्या है? सास का नाम आता है तो दुर्घटना बोलते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि टीचर भी घटना है, सास भी घटना है, और बहू 30 साल में सत्ता पलट गई। 30 साल पहले जब बहू आ रही होती थी तो डर डर के आ रही होती थी कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी। आजकल बहू आ रही होती तो सास डरी हुई होती है, पता नहीं बहू कैसी आएगी। तो इसका मतलब है पूरी सृष्टि अपने आप में एक घटना है। तमाम घटनाएं, अनवरत घटनाएं घट ही रही हैं, वो मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन मेरे हाथ में एक चीज है, समझने की क्षमता। यदि मेरे पास समझने की क्षमता है और मेरे को घटना की समझ है, तो मेरा दुख का एकमात्र कारण नहीं है कि मेरे को घटना की समझ नहीं है। घटना की समझ नहीं है तो मैं घटना को हैंडल नहीं कर पाता। जब भी मैं घटना को हैंडल नहीं कर पाया, इसका नाम दुख है। मैं घटना को सक्सेसफुली हैंडल कर पाया, इसका नाम सुख है। इसका मतलब मैं बाहर किसी घटना से सुखी दुखी नहीं होता। मैं बाहर किसी घटना से सुखी दुखी नहीं होता, है ना। ऐसे तमाम लोग हैं, जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो मंदिर मस्जिद दरगाह जाके बच्चों के लिए मन्नतें मांगते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जाने का इंतजार कर रहे हैं, तुम हॉस्टल जाओ तो हम भी अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। तो ना बच्चे का आना जिंदगी है, ना बच्चे का जाना जिंदगी है, ना जॉब लगना जिंदगी है, ना रिटायर होना जिंदगी है। जिंदगी वो है जो आप चाहते हो वो हो जाए। और आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप सुख चाहते हो, खुशी चाहते हो, और खुशी की समझ नहीं है तो आपने कुछ वो चाह लिया है जिससे गले में दुख पड़ता है। तो पहले एक एक करके तय करें, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना दुख है? समाधान का होने का मतलब नियम की समझ ही दुख है। इसका मतलब दुख की एक ही परिभाषा है, नियम को ना समझना ही दुख है। और नियम कैसा है? हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, कि जैन का है, कि बौद्ध का है? नियम यूनिवर्सल है, वो किसी का नहीं, जो समझे उसी का। तो क्या समझ में आया? तो समस्याएं आपकी जिंदगी में आए कि नहीं आए? समस्याएं जिंदगी में आए कि नहीं आए? जोर से बोलो। आए, क्योंकि समस्याएं नहीं आएंगी तो आपको अपनी वर्तमान क्षमता का भी पता नहीं चलेगा। समस्याएं नहीं आएंगी, आप में क्या कमी है उसका भी पता नहीं चलेगा। तो मेरे इवोल्यूशन के लिए, मेरी जर्नी के लिए, मेरी पूर्णता के लिए, मेरे कंप्लीटनेस के लिए समस्याएं मात्र आईना है। समस्याएं मात्र उस स्पीडोमीटर की तरह से हैं, उस पेट्रोल टैंक की सुई की तरह से, जो बता रहा है भैया तुम्हारा समाधान का टैंक खत्म हो गया, कहीं जाओ। नहीं तो मेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरे समाधान के टैंक की हालत कैसी है। तो एक दृष्टिकोण बदल गया कि ना हम समस्याओं से दुखी होते हैं, ना हम घटनाओं से दुखी होते हैं, हमारे माइंडसेट से दुखी होते हैं। घटना को मैं कैसे लेता हूँ। हम किसी के मरने से दुखी होते हैं कि नहीं होते? हम अपने लोग मर जाते हैं उससे दुखी होते हैं कि नहीं होते? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, फिर झूठ बोला। कोई किसी के लिए नहीं रोता है। जो चला गया उससे जो सुख मिल रहा था उसका क्या होगा? मैं उस सुख के लिए रो रहा हूँ। कोई किसी के लिए नहीं रो रहा है। वो जो चला गया उससे कोई सुख मिल रहा था। अखबार में 400 पढ़ गए, उसके बाद आलू का पराठा दबा दिया। अखबार में पढ़ा 400 लोग, अभी तुर्की में कितने मरे?
20,000 मर गए। उसके बाद नाश्ते में कोई कमी आई? नाश्ते में कोई कमी नहीं आई। तो न्यूज़ पढ़ के ही बोला आज क्या बनाओगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? उससे आपका कोई सुख जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अखबार में पता चलता कि वो तो नहीं आपकी फैमिली का हिस्सा था, तो आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी के मरने से रो रहा हूँ कि उससे जो सुख जुड़ा हुआ था उसका क्या होगा, मैं मेरे सुख के लिए रो रहा हूँ। ऐसे सोचने का तरीका बदल गया। तो जितना हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है उतना मेरे भाव और विचार स्टेबल होते हैं। तो सार बात देखो इतनी है। इससे ये पता चला तो एक चर्चा हम ये करेंगे कि हम चाहते क्या हैं। एक चर्चा हम ये करेंगे कि हम चाहते क्या हैं। दूसरी चर्चा ये करेंगे कि हो क्या रहा है। क्या हो रहा है। फिर ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों हो रहा है। फिर ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे ठीक होगा। ऐसा हम चर्चा को चलाने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे ठीक होगा। तो 3 दिन में हमको थोड़ा सा व्यू मिलेगा कि आगे की यात्रा हमारी कैसी हो सकती है। देखो, चाहने के रूप में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो एक तो ये समझ में आया कि धरती का हर मानव हमेशा खुश रहना चाहता है। देखो, अब तक मानव के लिए ये कहा गया है कि मानव के लिए सब सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग होता है, इसलिए हम मानव को एजुकेशन में नहीं ला पाए। यहाँ आपको ये बात ध्यान देनी है कि लगातार हम मानव के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हैं जो सबके लिए कॉमन है और आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। वो नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो सभी मानव हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसमें आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, मैं एक दिन दुखी रह लूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। मेरे हाथ में इतना ही है कि यार खुश होऊंगा कैसे, ये बताओ। तो ये मेरे हाथ में नहीं है। और ये भी समझने की बात है, सोचने की बात है कि ये सब मानव में कैसे आ गया होगा। दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई भी काल, एंटार्क्टिका पे भी मानव मिलेगा तो खुश रहना चाहेगा कि हमेशा नहीं रहना चाहेगा। ये सब मानव में कैसे आया होगा? ऐसा कहां से आ गया सभी मानव में? ये भी एक सोचने की बात है, ये भी एक क्वेश्चन है जिसका समय आने पे देखेंगे। लेकिन ये पता चला कि सभी मानव खुश रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रह पाते? क्यों नहीं रहते? तो एक बात तो आपने, जैसा क्योंकि हमारी बात हो गई, तो एक बात ये पता चला कि कौन चीज है जो खुश रहना चाहता है। ये है कौन? मेरा हाथ खुश होना चाहता है? टांग, छाती, फेफड़े, गर्दन, खोपड़ी, कौन है जो खुश होना चाहता है? ये है कौन? पहले पता तो चले इसका। देखो, डॉक्टर को पता है कि ये किडनी है, वो किडनी के नाम पे हार्ट नहीं खोल देता, नहीं गलती से मेरे से हार्ट खुल गया। तो उसको पता है किडनी का काम किडनी करती है, हार्ट का काम हार्ट करता है, लीवर का काम लीवर करता है, और ये यहाँ पे होता है। ये मैं कहाँ पे होता हूँ शरीर में? मैं कहीं पे हूँ कि नहीं हूँ? जब तक इस मैं का पता ही नहीं है ये है कहाँ पे और कौन ये खुश होना चाहता है, इसका नेचर क्या है, ये क्या चीज से खुश होता है। हो सकता है वो कोई और चीज से खुश होता है, मैं उसको कुछ और दे रहा हूं। तो कौन है जो खुश होना चाहता है? कैसे पकड़ूं उसको? है? अरे पकड़ूं कैसे? कौन है जो खुश होना चाहता है? मैं इसको कैसे पकड़ूं? मेरी बात आप तक पहुंच रही? अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां हो सकती। तो ये पता चला कि ये खुश और दुखी होने वाला कौन है। तो एक बात पता चली कि धरती के सभी मानव में भाव और विचार की धारा अनवरत 24/7 लगातार बहता ही रहता है। सोते भी जागते भी भाव और विचार का धारा बना ही रहता है। यदि मेरे भाव में अभाव है, यदि मेरे विचार में अंतर विरोध है, तो इसका नाम दुख है। यदि मैं भावपूर्ण हूं
और मेरे विचार में समाधान है, तो इसी का नाम सुख। बस इतनी ही आदमी की जिंदगी। पूरी दुनिया का गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान, कुछ भी है, सबकी कुल यात्रा इतनी ही है। जो भी कुछ मैं कह रहा हूं उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके विपरीत कुछ आपके मन में आता है तो बोल दें। तो पूरी दुनिया में सारा मामला इतना ही है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे भाव में कुछ ऐसा चलता है, मेरे विचार में कुछ ऐसा चलता है। जैसे मैं अकेला बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं एक बढ़िया आदमी और मैं एक सफल आदमी। तभी बीवी आई, वो आके बोले तुमको कुछ समझ में तो आता नहीं है, कुछ भी करते रहते हो। तो उसके पहले मेरे को लग रहा था मैं ठीक ठाक आदमी। फिर एक दोस्त आ गया, उसने चर्चा किया कि मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया और आजकल मेरे को 10 लाख रुपए महीने की इनकम तो हो ही जाती। उसके आने के पहले तक मेरे को लग रहा था कि मेरी तो लाख रुपए की नौकरी है और कितना बढ़िया है और सरकारी नौकरी है। अब उसके 10 लाख बोलते ही मेरी नौकरी खतरे में आ गई। अब मेरे को लग रहा है यार मेरा तो कोई मतलब नहीं है और मेरी तो 10 लाख कभी भी नहीं हो पाएगी और इस पीएचडी का भी अब कोई फायदा नहीं है, ये सरकारी नौकरी किसी काम की नहीं है। अब 5 मिनट पहले लग रहा था कि बहुत उपलब्धि की बात है, तो 5 मिनट पहले मेरे को लग रहा था कि बस तुम्हारे बिना नहीं जीना, तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और आधा घंटे बाद लगता है कि तुम्हारे साथ कभी नहीं जीना हो सकता है। तो ये मेरे भाव और विचार में जो उथल पुथल है, कभी मुझको लगता है मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, कभी लगता है मैं खराब आदमी हूँ, ये उचित है कि उचित नहीं है, कि ठीक है कि नहीं है, कि करूं कि नहीं करूं। और 15 साल पहले मैंने कुछ किया था, किसी को पता नहीं है, पर मुझको तो पता है। या किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया था जो मुझको आज तक स्वीकार नहीं होता है, उसके बारे में सोच के मैं आज भी दुखी रहता हूँ और उसका प्रभाव मेरे मानस पे रहता है, मेरे व्यवहार में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को पता नहीं है लेकिन मुझे को पता है और उसका दुख भी मेरे साथ बना रहता है। तो इसका मतलब सार इतना ही हुआ कि मेरे भाव और विचार में कुछ ऐसा चलता है जो मेरे सुख दुख का कारण है। अब कुल काम कितना करना है? आज जो कुछ भी हमारी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो शरीर के कारण है, पैसे के कारण है, कि भाव और विचार में, या दूसरा कुछ ऐसा करता है जिससे मेरा भाव और विचार पूरी तरह से हिल डुल जाता है। तो इसका मतलब ये है, मैं चाहता हूं कि मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो, लेकिन वो ऐसा सुखदायी हो। बढ़िया, यहां तक ठीक हो गया? क्यों नहीं है उस पर चर्चा करते हैं। क्यों नहीं है उस पर चर्चा करें तो क्या हो रहा है उधर जाना पड़ेगा। देखिए, अभी की स्थिति हमारी ऐसी है कि जैसे अभी हमारा सुख कहां से आता है? एक तो ये समझ आया कि हमारा सुख अभी इंद्रियों से आता है ना? क्या कभी कुछ सुनने से अच्छा लगता है, कभी कुछ छूने से अच्छा लगता है, कभी कुछ देखने से अच्छा लगता है, कभी कुछ खाने से अच्छा लगता है, कभी कुछ सूंघने से अच्छा लगता है। तो अभी हमारा सुख कैसा है? अच्छा लगने की दुनिया है। अभी हमारी दुनिया अच्छा लगने की दुनिया है, अच्छा लगना। दूसरा, हम मानव हैं तो हमारी एक दूसरी आवश्यकता भी है जिसको हम सम्मान बोल रहे हैं, पहचान बोल रहे हैं। और सारा सम्मान और पहचान यदि लार्जली हम मासेस में देखेंगे तो मैं कैसा दिखता हूं, और मैं कैसा दिखता हूं फिर कहां तक जाएगा? मेरे मकान कैसा दिखता है, मेरी गाड़ी कैसी दिखती है ना, दूर तक जाता है। तो मैं कैसा दिखता हूं, रूप, मेरा शरीर कैसा है, मेरे पास पैसा कितना है और मेरा पद कितना है। इसमें मैं दूसरों से ज्यादा हो जाऊं
तो मेरे को ठीक लगता है, और इसमें कम हो जाऊं तो मेरे को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आता है। दोनों की समस्याओं को थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले ऊपर की समस्या को चर्चा करेंगे, फिर नीचे की समस्याओं को चर्चा करेंगे। आप लोग फटाफट बोलोगे ताकि हम जल्दी बात पूरी करें। जैसे मैं सुखी होना चाहता हूं, सुख कितना चाहता हूं? निरंतर। मैं सम्मान चाहता हूं, कितना चाहता हूं? स्थायी के अस्थायी? स्थायी। इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब एक एक करके चर्चा करते हैं। मैं सुख चाहता हूं, निरंतर चाहता हूं और इंद्रियों से चाहता हूं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? क्या क्या प्रॉब्लम आती है? बोलते जाओ, सब हमारा झेला हुआ है। हेल्थ। शरीर भोगने की इच्छा होती है पर शरीर साथ नहीं देता है, एक प्रॉब्लम आई। और क्या प्रॉब्लम आती है? और क्या प्रॉब्लम आती है? बोलते जाओ। समय की अनुकूलता। समय की अनुकूलता। समय की अनुकूलता मतलब हेल्थ भी है, सब भी है, लेकिन समय अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है मतलब है टाइमली अवेलेबिलिटी, है ना, उपलब्धि नहीं है। खाने की समस्या है खाने की समस्या है। समस्या जैसे कि एखाद्या आदमी को अगर डायबिटीज है, उसको बहुत मीठा खाने की शरीर साथ नहीं दे रहा। हाँ, आगे। तो उसमें खाने और क्या समस्या है? और क्या समस्या है? एक ये इससे मिलने वाला सुख क्षणिक है, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिलने वाला सुख क्षणिक है, चाहत निरंतर की है। अब 9 बजे बढ़िया नाश्ता कर दिया, अब उसके बाद तो 1 बजे मिलेगा, बीच में 4 घंटे की बेरोजगारी है। इस बीच में क्या करें? कुछ भी करें वो क्षणिक ही रहता है, निरंतर नहीं होता है। और क्या प्रॉब्लम आती है? और क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, जब मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी होता है, इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। तो क्या स्थिति है? मेरे को कार चलानी आती है, मेरे को खाना बनाना आता है, 1000 लोग की कंपनी चलानी आती है, एरोप्लेन चलाना आता है, लेकिन अपने भाव और विचार चलाने नहीं आते। बस हमारी इतनी ही प्रॉब्लम। देखो, ये बढ़िया सोचने लायक बात है। मैं साइंस पढ़ के, इंजीनियरिंग करके एक एरोप्लेन डिजाइन करता हूं जो धरती 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है, चांद 3600 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमता है, धरती से एक रॉकेट उड़ता है, चांद पे लैंड कर जाता है। इतनी फाइन कैलकुलेशन है। तो धरती से हमने चांद को पहचान लिया, मंगल को पहचान दिया, प्लेन उतार दिया, पर अपनों के दिल में नहीं उतरे। ये हमारी प्रॉब्लम। तो इधर वाला मामला समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि भाव और विचार की जर्नी, तो यदि मैं जड़ संसार को नियम पूर्वक समझ सकता हूं, यदि मैं जड़ संसार को नियम पूर्वक समझ सकता हूं, तो सुविधाओं का अंबार हमने लगा लिया। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि अनुसंधान ये कह रहा है कि चैतन्य संसार को भी तर्क पूर्वक समझा जा सकता है और संबंध का उजड़ा हुआ संसार बसाया जा सकता है। यदि हम जड़ संसार को तर्क पूर्वक समझ पाए तो इतने इंजीनियर डॉक्टर हमने पैदा कर दिए, है ना, कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े। यदि हम चैतन्य संसार को तर्क पूर्वक समझ पाए, क्लासरूम में जिंदगी को ला पाए, तो भाई साहब जिंदगी जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। इससे कम मेहनत में जिंदगी बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है, बहुत रिजल्ट देने वाली हो सकती है। अभी एक बहन चाय के दौरान चर्चा कर रही थी कि हम जिस तरह से अभी चीजों को मानते हैं वो एक कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग के आधार पे जीते हैं तो हम बहुत सीमित दायरे में ही जीते हैं। हम कुछ भी समझने जाते हैं वो कंडीशनिंग ही हो जाती है। जिंदगी कैसे जिए। और देखो, मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रखा था वो बेटी वाला क्वेश्चन, शादी वाला क्वेश्चन, अभी हमने एक शिविर किया, उसमें मेरे को एक व्यक्ति का आंसर, अमेरिका से डॉक्टर आए थे, उनका आंसर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा, सर उस बेटी को समझाने की जरूरत नहीं है, उस बेटी को समझने की जरूरत है। हम हर समय किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो सही कह रही है, गलत नहीं कह रही है। वो कहती है यार मैं पालिताना में गुजरात में शिविर किया, वहां वालुकड़ में आप तो थे उस शिविर में, उस शिविर में देखो वो सारी लड़कियां बिल्कुल घोर गांवों से थी, उसमें से 70% लड़कियां बोल रही थी कि हमको शादी नहीं करना है। भाई जब हम घर में हैं तो हमारे माँ बाप हमको नियंत्रित कर रहे हैं, ससुराल में जाके ससुराल वाले हमको नियंत्रित करेंगे, तो मैं कब जीऊंगी? ये प्रॉब्लम ठीक है, बिल्कुल वो ठीक कह रही है। इसलिए बहुत सारे समाजों में महिलाओं के संन्यास की परंपरा का बड़ा कारण भी यह है कि उतने दुखों से झंझट पाने का बढ़िया तरीका बीच में से एग्जिट मार दिया। ज्यादा झेलना महिलाओं को पड़ता है, हम लोग बहुत मनमानी कर लेते हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे सहमत हूं। महिलाओं ने बहुत झेला, बहुत झेला। महिलाओं ने महिलाओं को भी झेला है, पुरुष को भी झेला है, ससुराल को भी झेला है, ससुराल को भी झेला है, समाज को भी झेला है। अरे आदमी गड़बड़ है। बोले वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट क्या करेगा? पति निकलने नहीं देता। इसका मतलब है कि पति का समझदार होना, कुल मिला के मानव का समझदार होना। एम्पावरमेंट के नाम पे महिलाएं पति के विरोध में खड़ी हो गई, तुम हमारा शोषण कर सकते हो तो हम भी तुमको जेल में भेज सकते हैं, धाराएं सारी नोट कर ली। अब पत्नी फोन करके पुलिस को बुला लेती है, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के ही समझने से काम चलेगा। तो उसकी बात ये कह रहे थे कि हाँ ये भाव और विचार, तो जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये, देखो काम की बात, यदि किसी व्यक्ति को लगता है, देखो मैं कहता हूँ कि पति पत्नी संबंध बहुत एक वो संबंध है जहाँ कुछ भी आपस में छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ दोनों को एक दूसरे का पता है। तो यदि किसी पत्नी को लगता है कि मेरा पति इंद्रियों के मामले में कमजोर है या वाइसा वर्सा, तो वो उस पति पे ज्यादा भरोसा कर पाती है कि कम भरोसा कर पाती है? वो आदमी ज्यादा भरोसे के लायक है कि कम भरोसे के लायक है? यदि कोई दोस्त ही मान लीजिए, आपको लगता है कि आपका दोस्त इंद्रियों के मामले में कमजोर है, तो आप उस पर ज्यादा भरोसा कर पाते हो कि कम भरोसा कर पाते हो? और दोस्त को छोड़ दीजिए, आप खुद ही पे आ जाइए। मुझको लगता है कि मैं इंद्रियों के मामले में कमजोर आदमी, क्योंकि मैं बार बार सोचता हूँ कि आज ओवर ईटिंग नहीं करूंगा और फिर ओवर ईटिंग हो जाती है। और मैंने कितनी बार संकल्प लिया और हर बार ये संकल्प टूटा, और अब तो मन में स्वीकार लिया है कि ये तो रुकेगा नहीं। तो मेरे को अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है, लूज होता है। इससे एक बात समझ में आया कि इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होने से हमको जीने का भरोसा बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होना जीने के विश्वास के बारे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना इंद्रियों में अनियंत्रित होंगे उतना जीने का विश्वास घटेगा, जितना इंद्रियों के साथ नियंत्रित होंगे उतना हम भरोसे के लायक, खुद में भरोसा और दूसरों के साथ भरोसे के लायक आदमी हो जाते हैं। ये बात भी एक सामने आती है। बढ़िया, तो ये हमने कुछ बातें किया। इसका मतलब अच्छा लगना और अच्छा होना, क्या फर्क है दोनों में? अच्छा लगना और अच्छा होना, क्या फर्क है दोनों में? अच्छा लगना, अच्छा होना, शानदार, क्षणिक है। तो मैं कहूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो इतने में खुश हो जाते हैं, वो मेरे को समझता है। तो फिर मैं कहता हूं कि आप अच्छे हो नहीं। लग रहे हो मतलब आपका शरीर, आपकी अपीयरेंस, आपके कपड़े, है ना? अच्छे हो नहीं मतलब आचरण, भाव और विचार। तो मतलब भाव और विचार। तो अच्छा होने की दुनिया उधर है। अच्छा होना अच्छा लगता ही है, लेकिन अच्छा लगना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा लगना अच्छा हो, रसगुल्ला खाने का मन है और मैं डायबिटिक हूं, अच्छा तो लगता है पर अच्छा है नहीं। लेकिन अच्छा होना हमेशा अच्छा लगता ही है, ये भी ठीक है। धीरे से वो समझ में आया। तो इससे हमको पता चला कि हम अच्छा लगने की दुनिया में जी रहे हैं। दूसरी तरफ आए, अब देखो आगे बात करते हैं। समाज में कितने प्रतिशत लोग हैं
जो अपने सम्मान और पहचान को कभी रूप से, कभी शरीर से, कभी धन से, कभी पद से जोड़ के देखते हैं। कितने प्रतिशत होंगे? कितने प्रतिशत होंगे? लगभग ऑलमोस्ट ऑल। ठीक। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? मैं सम्मान चाहता हूं, पहचान चाहता हूं, स्थायी चाहता हूं। हर व्यक्ति तो चाहता है कि जितना सम्मान आज है वो घटे ना और थोड़ा बढ़ेगा कैसे, उसके लिए सोचता है। लेकिन रूप बल धन पद के साथ में जीते हैं तो क्या लोचा आता है, क्या परेशानी आती है? वो भी क्षणिक है और उसकी भी परेशानियां अपने तरीके की हैं। एक तो क्षणिक है। क्षणिक है का मतलब अस्थिर है, परिवर्तनशील है ना। देखो आपको इसमें एक वो परेशानी है। दूसरा है कि इसमें एक कंपैरिजन में जाता है। जो मैंने कहा कि मेरी सैलरी 2 लाख है और मेरे 2 लाख में से खर्च नहीं हो रहे हैं ना, बच रहे हैं, फिर भी दोस्त की 10 लाख हो गई। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि हम इसके आधार पे दूसरे को जज करते हैं, कोई हमको जज करता है ना। तो इसका मतलब है कि तो एक बात सोचने की है और यहाँ से कुछ बढ़िया बात निकल के आएगी। आप यहीं खाना खाएंगे दोपहर को, आपने देखा कि पड़ोसी ने 4 रोटी खाई, तो आपको कभी ऐसा आता है कि मैं 6 खा के दिखाऊंगा? दूसरे का गाड़ी देख के, दूसरे का साड़ी देख के, दूसरे का पैसा देख के कंपैरिजन आता है, दूसरे की शक्ल देख के, रंग देख के कंपैरिजन आता है। लेकिन दूसरे को खाना खाते देख के कंपैरिजन क्यों नहीं आया? तो खाना खाने की घटना में हमारे पास नेचुरल रेफरेंस है। शरीर खुद ये बता दे रहा है कि देखो और नहीं चलेगा, यहाँ दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो इससे एक बात समझ में आया, लेकिन वो रूप के मामले में क्यों नहीं हो रहा है, रंग के मामले में क्यों नहीं हो रहा है? भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। तो इसका मतलब है गोरा और काला अपने आप में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, अपने आप में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जिन चीजों के मामले में एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, उन चीजों के मामले में हम कंपैरिजन में जाएंगे ही। कितने लोगों तक बात पहुंची? जिन चीजों के मामले में हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, है ना। अब रंग गोरा है कि काला है, इसको तय करने वाला कौन है? इसको तय कौन करता है? भाव और विचार। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर दिखाई देता है कि नहीं? सुंदर ही दिखता है। इसका मतलब है गोरा और काला एक कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग से हम चीजों को देखते हैं, है ना। उसी एक व्यक्ति से आपको प्यार हो जाता है तो आपको फिर वो हमारा, मैं तो घटी घटना बता रहा हूँ, मेरा साला थोड़ा सा काला। अब उसको लड़की वाले देखने आए, घटी घटना है, देखने आए तो बोले नहीं थोड़ा सा रंग ठीक नहीं। अब अगले महीने उसके बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो गया। वही लोग दोबारा देखने आए, अब गोरा है। तो लड़का पहले तो अब थोड़ा इंजीनियरिंग की इज्जत घट गई है। पहले लड़का सामान्य है, ड्रिंक करता है, नहीं चलेगा। इंजीनियर है, ड्रिंक करता है, चलेगा। तो ऐसा हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज बना रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन चीजों के मामले में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, वो कंपैरिजन में जाएगा ही। कितना पैसा होने से अधिकतम पैसा हो गया, कोई रेफरेंस नहीं है ना। इसका मतलब है कंपैरिजन में जाएगा। कौन सा पद ऐसा है दुनिया में सबसे बड़ा हो गया, उससे बड़ा कोई पद ही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहले बहुत बड़ा मानते थे, आजकल उतना बड़ा नहीं रह गया। पिछले 20 सालों में जो इज्जत घटी है तमाम देशों की, जिनको कल तक हम बहुत बड़ा मानते थे, आज वो उतने बड़े नहीं रह गए हैं, है ना। घर में ही घट गई है, दूर कहाँ जाए। बचपन में अपना पिता जितना बड़ा दिखता था, जवान होने के बाद उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। घर में मामला बदल रहा है और मैं ही तो इस मामले में देखेंगे तो इससे ही पता चला और फिर से वहीं जाएंगे। यदि रूप बल धन पर जितना बढ़ता जाता है, यदि आदमी के पास समझ नहीं है, वो जीने के नजदीक आएगा, संबंध के नजदीक आएगा कि संबंध से दूर जाएगा। और हम चाहते हैं कि रूप बल पहचान सम्मान स्थायी हो,
रूप बल धन पद अपने आप में स्थायी है कि परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील। रूप बल धन पद अपने आप में परिवर्तनशील है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं जिंदगी भर? अब जिंदगी भर क्या कोशिश कर रहे हैं? परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास। रूप बदलेगा, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, बाल सफेद होंगे, कल जितना पैसा था आज नहीं रहेगा, आज जॉब है कल रिटायर हो गए, आज पद है कल पद नहीं रहेगा, धन जितना है वो हमेशा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा ऐसा नहीं है। तो जिसका नेचर ही परिवर्तनशील है, हम उसमें स्थायित्व की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सफल होगा? वो नेचर का नियम ही कह रहा है कि जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील ही रहेगा। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं परिवर्तनशील से स्थायित्व चाहता हूँ या परिवर्तनशील चीजों का स्थायित्व चाहता हूँ, ये संभव नहीं है। तो फ्री में 3 दुख, 3 गिफ्ट मेरे पास आते हैं। एक आता है भूतकाल की पीड़ा। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। और ये ही युद्ध और संघर्ष कहाँ चलता है? अपने भाव और विचार में चलता है, अपनों के भाव और विचार में चलता है, पड़ोसी के भीतर चलता है, सभी धर्मों में चलता है, सभी देशों में चलता है और दूसरे देश के साथ भी चलता है। और यहीं से हमने पूरा नर्क फैलाया हुआ। यदि मैं टूटा हूं तो कहाँ टूटा? मैं ताकत पाता हूं तो अपने से पाता हूं, अपनों से पाता हूं। मैं टूटा हूं तो अपने में टूटा हूं, अपनों के बीच टूटा हूं। क्यों टूटा? क्योंकि मेरे को भाव और विचार चलाना नहीं आता है। तो मुझको भाव और विचार चलाना नहीं आता है तो मेरे भीतर भूतकाल की पीड़ा है। भूतकाल की पीड़ा ही वर्तमान से विरोध के रूप में रिफ्लेक्ट होती है, वर्तमान से विरोधी भविष्य की चिंता के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा मानव किसी के साथ प्यार से जिएगा? जो अपने में ही घबराया हुआ है, जो अपने में ही इनसिक्योरिटी के साथ है ना? सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा। कंफ्यूज आदमी क्या बांटेगा? दुखी आदमी क्या बांटेगा? खुश आदमी क्या बांटेगा? है ना? दबा हुआ दबाएगा, प्रभावित हुआ दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, प्यार से भरा हुआ दूसरे को प्यार ही करेगा। यदि मैं अंदर से घबराया हुआ आदमी हूँ तो मैं दूसरे के साथ प्यार से नहीं जी सकता हूँ, अपने मन के साथ नहीं जी सकता हूँ। इसी का रिफ्लेक्शन परिवार में आता है और फाइनली परिवार की हालत देखो। 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है ना? दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सारा धर्म अध्यात्म सब कर डालें, 2 प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं है जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। क्या 2 प्रश्नों के उत्तर? 1, अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके। अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके। जिया जा सके ऐसी योग्यता हमारे पास चाहने से होगा कि योग्यता से होगा? है ना? बहुत लोगों में प्यार व्यार हो जाता है तो आपस में बहुत कसमें खाते हैं, सारी कसमें शादी के बाद टूट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ। और अब तो देखो बड़ा मास है जो शादी करने से ही मुकर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये हैंडल करना हमसे मुश्किल है। तो अपनों के साथ, और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, और पूरे विश्व की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, जहाँ जाना है सब जगह चले जाओ। उन्हीं देशों का हालत सबसे ज्यादा खराब है ना? मैंने आपसे कहा कहाँ का कहा? फिनलैंड और दूसरा क्या? पुर्तगाल। ये वो देश हैं जिन्होंने संसार को किसी समय में, देखो हम जब बचपन में इतिहास पढ़ते थे तो पुर्तगाली भारत लूटने आए, फ्रेंच कॉलोनीज आई, है ना? ये सारे वो देश हैं जिन्होंने पूरे विश्व को इन्वेड किया है, पूरे विश्व पे आक्रमण किया है। यही वो देश है। तो इसका मतलब है ना तब इनको जीना आता था ना अब इनको जीना आया है। सारे जीने का पता पति पत्नी संबंध में ही चलेगा, बाकी जगह हमारे पास भागने की गुंजाइश है, निपटाने की गुंजाइश है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में मानव कितना विकसित है इसको देखना हो तो वहां का पति पत्नी संबंध कैसे चल रहा है इसको देख लीजिए। तो इसका मतलब है अपनों के साथ तृप्ति पूर्वक जिया जा सके ऐसी योग्यता हमारे पास आ जाए। दूसरी बात कह रहे हैं
दूसरी बात कह रहे हैं कि एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना, एक परिवार दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी भौतिक आवश्यकताएं, ये जरा पेन चेक करो, अपनी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण कर सके, तय कर पाए, निर्धारण कर सके, ऐसी योग्यता का विकास। अर्थशास्त्र में 10 PhD करने के बाद नहीं आ रहा है, जहां से करनी है कर लो। तो ये 2 मौलिक प्रश्न हमारे चेक किए, ध्यान में आया? आजकल मैं गुजरात जाता हूँ तो हर घर का बच्चा, अभी हमने एक वर्कशॉप किया, उसमें एक नई समस्या जो सामने अब और लोगों के आ रही है। चलो, जीने की कोशिश में क्या कर रहे हो वो बता दो। जीने की कोशिश में आप क्या करते हो जिस वजह से आपको लगता है कि मैं तो जीता हूं? जो कर रहे हो वही बताना है। मुझे मेरे काम के हिसाब से जो भी करना रहता है, मैं पूरा 100% देके करता हूँ। काम का नाम बताओ। मैं मंडलाधिकारी हूँ महसूल विभाग में, रेवेन्यू विभाग में। तो आपका काम क्या होता है? हमारा काम होता है तलाटी को संभालना, लोगों का काम करना, शासन को जो भी महसूल लगता है वो जमा करके गवर्नमेंट को देना। बढ़िया हो गया। देखिए, ये सब समझने की बातें हैं और बढ़िया है। इससे क्या हुआ? मान लीजिए आपने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया, आपने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया, आपने अपना काम पूरा ईमानदारी से किया, उसकी वजह से आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गए हैं जी। हो गए होते तो यहाँ नहीं होते। शिविर में आने का मतलब ये है कि कोई हमको लगता है कि कोई गैप है और कोई जगह से हमको संभावना दिखाई देती है कि नहीं ये गैप एड्रेस हो सकता है, तो आदमी क्यों आएगा? फिर से कह रहा हूं, अब ये एग्जांपल सभी के लिए हो गया। आप क्लासरूम में बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपने क्लासरूम में पूरी ईमानदारी से पढ़ाया और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के वो नक्सलाइट बन गया, वो आतंकवादी बन गया और वो एक ऐसा ऑफिसर बना जिसने सबका मुंडन संस्कार कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने से, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ने से, IIT टॉप कर देने से क्या मेरी मानसिकता, मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे? क्या ऐसा IAS होने से हो जाएंगे? क्या राष्ट्रपति होने से हो जाएंगे? राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। तो इसमें पद भी बीच में नहीं आएगा। तो आपका ईमानदारी क्या चीज तक सीमित है? आपका ईमानदारी इतना ही हुआ कि आपने दूसरों के जिंदा रहने में हस्तक्षेप नहीं किया। ये अच्छा लगने की सीमा में आएगा कि अच्छा होने की सीमा में आएगा? अच्छा लगने। अब मैं आपके पास गया, आपने बड़ा, मेरे को लगता था पता नहीं कैसे ऑफिसर होंगे, आपने बड़े अच्छे से अटेंड भी किया, मेरा काम भी कर दिया और मैं 4 लोगों को बताता भी हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है। इससे मेरा पत्नी का झगड़ा नहीं रुक गया। इससे मेरे भीतर जो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की जो मेरा वाला हिसाब किताब था, आपने मेरे को कष्ट नहीं दिया और आपसे मैं खुश भी हूँ। लेकिन जो मैं अपने आप से ना खुश हूँ उसका क्या होगा? तो किस में आएगा? जिंदा में। अब आ जाओ और आ जाओ। अब बाकी लोग माइक ले लो। जिसको सभा में लग रहा हो मैं तो जी रहा हूँ। आ जाओ, सारे मैदान में आ गए। हाँ जी, सभा में और कोई है जिसको लग रहा हो मैं तो जी रहा हूँ? बोलो, आप आओ, उसी का संकोच ना करो। जिसको भी लग रहा हो बोलो, माइक ले लो। जिसको भी सभा में लग रहा हो कि मैं तो जी रहा हूं या कभी कभी तो मैं जीता हूं, मैं कुछ तो ऐसा करता हूं जिसको मैं जीना मानता हूं, बाकी समय नहीं भी करता हूं, ऐसी कोई तो चीज होगी।
तरह का हाँ जी, माइक दो। दूसरों को संतुष्ट रखने का प्रयास करने का जो प्रयास है मेरा, वो करते रहता हूँ और उसको मैं जीना मानता हूँ। अपने आप में संतुष्ट कैसे हो? अपने आप में हर चीज में जो मैं करता हूँ, क्या करते हो? जो भी कार्य करना क्या हो, करते हो? मेरा बिजनेस दवाई का है, दवाई का, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर। लोगों का स्वास्थ्य तो सुधार ही ना। मान लो आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, है ना? तो इससे क्या हुआ? दूसरे के जिंदा रहने में मदद मिली। जी हाँ। लोग आपके मेडिकल स्टोर पे आए, दवाई लेके चले गए और आपकी दवाई खाने से उसके मन में अब भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता ठीक हो गई एनासिड की गोली खाने से। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दवाई उसके जिंदा रहने में सहयोगी है कि जीने में सहयोगी है? जीने में से यहाँ अभी बात जो चल रही है वो मेरे जीने की बात चल रही अभी है। तो पहले दूसरे का हिसाब किताब किया, पहले। अब आपका आ जाओ। अब आपका जो भी कुछ आप कर रहे हैं, यदि उससे हमारा जीना हो गया तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में किसी भी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायत और गिला शिकवा ये रह सकता है, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो समझ आपके पास थी वो दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं हुई है। सही बात। सही बात है। इसका मतलब आपके पास है कि नहीं है अभी इसका पता नहीं है। लॉजिक है, लॉजिक ऐसा कहता है। लॉजिक ऐसा कहता है, क्योंकि यदि मल्टीप्लाई नहीं हुई तो पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होना ही प्रमाण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने में कोई खुशी आपके मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन वो प्रमाणित करने के लिए जो अभी यात्रा चाहिए वो यात्रा में। ठीक है, तो अभी यात्रा में है। बढ़िया होगा। तो देखिए, किसी परिवार हम जी रहे हैं इसका प्रमाण क्या होगा? देखो, ये भी सोचने की बात है, जिंदा रहने का स्वरूप धरती के सभी परिवारों के लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? जिंदा रहने का स्वरूप अरे अलग अलग होगा ना। कोई मेडिकल की दुकान चलाएगा, कोई अधिकारी हो जाएगा, कोई जूता चप्पल, खेती, गाय, फैक्ट्री, अनंत प्रकार के काम हैं। जीने का स्वरूप धरती के सभी परिवारों का एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? एक जैसा। कैसे? सभी परिवार चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत ना हो और हमारे परिवार में कोई अभाव की मानसिकता ना हो। इससे अधिक आप चाह नहीं सकते एक परिवार के स्वरूप। तो धरती के सभी परिवारों का जीने का स्वरूप एक ही है, ना आप इसमें कुछ जोड़ सकते, ना आप इसमें कुछ घटा सकते। ये पूरी धरती के लिए एक है। तो हम लोग अपने परिवार में जी रहे हैं, इसका मतलब है कि परिवार में गिला शिकवा शिकायत नहीं है, परिवार में अभाव की मानसिकता नहीं है। और यदि एक परिवार में है तो ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो आपके परिवार के माध्यम से ये कितने परिवारों में मल्टीप्लाई हुआ? तो इस साल का टर्नओवर कितना कि आपके परिवारों के माध्यम से जीना कितने परिवारों में मल्टीप्लाई हुआ, ये इसका प्रमाण होगा। कि मेरे को हिंदी बोलना आता है, इसका प्रमाण क्या है? मैं आपको सिखा सकता हूँ। आप सीख गए, इसका प्रमाण क्या है? आप दूसरे को सिखा सकते हो। तो ए ने बी को सिखाया, बी ने सी को सिखाया, सी सीख गया, तो बी के सीखने का प्रमाण हो गया और ए के सिखाने का प्रमाण हो गया। बात पहुंची है ना? यदि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो कंफ्यूजन है, एक ही बात सामने आई। अब बताओ कौन जी रहा है? और आ जाओ, माइक ले लो। आ जाओ माइक, और कोई माइक ले ले। हाँ, और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, सुबह जब मैं आपके इधर सेमिनार के लिए आई तो मेरे स्कूल के नाम के सामने मेरा नाम लिखा हुआ था और मेरा सिर्फ नाम लिखा था। हर किसी का नाम और सरनेम था, मेरे नाम के सामने सिर्फ नाम लिखा था कुमारी भावना। मेरा जो सरनेम है पानगंटीवार वो नहीं लिखा था। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि भावना ये किसी एक की नहीं हो सकती, भावना ये यूनिवर्सल, इसीलिए वहाँ पे शायद सरनेम नहीं था। और मैं ऐसा चाहती, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं जी रही हूँ, क्योंकि शायद लकीली मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम भावना रखा। मैं दूसरों की भावना समझने की कोशिश करती हूँ और खुद बच्चों के, मैं एक टीचर हूँ, बच्चों के साथ उनके जैसा जीने का कोशिश करती हूँ। और आप जो बोल रहे हैं कि आपकी वजह से सामने वाला खुश है क्या, मैं खुद खुश रहने की कोशिश करती हूँ।
और सामने वाले को मेरे स्वभाव से या मेरे व्यवहार से क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे जैसा जीना है वैसा मैं जीती हूँ। थैंक यू। तो आपके परिवार में भी सारे रिश्ते सुखदायी होंगे? हाँ है। और कितने, इस साल का टर्नओवर कितना है? ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि है। ठीक, बनाए रखिए। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ, मैं क्यों ही चर्चा कर रहा हूँ, ताकि हमारी ये क्लैरिटी आ जाए कि जो कुछ हम कर रहे हैं। देखिए, खासकर इस एग्जाम्पल में मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ जिससे और थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। गुजरात के ही किसी शिविर में एक सज्जन इस पर बहुत नाराज हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैंने 65 बार ब्लड डोनेट किया है। आप 65 पे मत जाइए, वो तो चर्चा ऐसी हो रही है कि सब कुछ निचोड़ के इधर ही आ जाता है। तो एक आदमी ने कहा कि बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के, बिना अखबार में नाम छपाने की अपेक्षा के, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, और इसमें हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा, मित्र भाव से आपने किसी को ब्लड डोनेट किया? मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने की एक्टिविटी में आएगा कि जीने की एक्टिविटी में आएगा? तो वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये जिंदा रहने में आएगा? कितने लोगों को लगता है कि जीने में आएगा? कितने लोगों को लगता है कि कंफ्यूजन है? कितने लोगों को लग रहा है कि मैं हूं कि नहीं? इन तीनों में हाथ नहीं उठा है, तो है कि नहीं? मित्र भाव से ब्लड डोनेट करना जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा? अपना अपना एग्जाम्पल पे डिफेंड करो। माइक ले लो, जिनको लगता है कि जिंदा रहने में आएगा जिंदा रहने में बोलो, जिनको लगता है जीने में आएगा जीने में बोलो। माइक लो फटाफट। जिन लोगों को लगता है कि जिंदा रहने की एक्टिविटी, ब्लड डोनेट करने की एक्टिविटी जीने में आएगी, वो बोलो। दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। बोलिए, माइक लीजिए। ये देखो, पीछे मैडम को देखिए। जीने में आएगी, मतलब बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी अपेक्षा के ब्लड डोनेट किया गया है। पता नहीं किसके काम में आएगा, किसी का अच्छा ही करेगा। हाँ, आपका खून लेके उसने मर्डर कर दिया। खून ना मिला होता तो किसी का खून होने से बच जाता। आपका खून लिया, ताकत ठीक ठाक आ गई और जाके किसी का मर्डर कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, किसी के काम तो आ गई। हाँ जी, पीछे सर खड़ा होके बोले। जी, जीने में ही आएगा। तो बेसिक नेसेसिटी जो है, हम जिंदा हैं, अगर हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी के इसमें कुछ सहयोग दे पा रहे हैं, तो इसी का नाम जीना होता है। इंग्लिश फिल्म टाइप ताली बजी। कहानी ऐसी है नहीं जैसे उन्होंने कही। देखो, अब ध्यान से सुनो। देखो, ये जिंदा रहने में आएगा, हाँ, क्योंकि ये सब शरीर के लिए हो रहा है। जो ब्लड दे रहे हैं तो शरीर के लिए है। बढ़िया। देखो देखो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। जैसे मैं ये जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता। कम से कम मुझको पता है कि मैं क्या नहीं जानता। मैं जानता हूं कि मुझको क्या जानना है, ये भी अच्छी बात है। मैं जानता हूं कि मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं कि मुझको क्या जानना है, और मैं जानता हूं कि मुझको क्या नहीं पता है। मैं नहीं जानता, क्या जानना है, नहीं पता है, और क्या मैं जानता हूं। एक चौथा क्वेश्चन और है, मैं नहीं जानता हूं कि मैं क्या नहीं जानता। बात पहुंची? ये पूरी चर्चा उस जगह में से है जहां मैं जानता ही नहीं हूं कि मैं क्या नहीं जानता। देखो, ये सोचने की बात है ना। हम सारे माँ बाप इस बात की घोषणा कर रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं, देखो आचरण हमसे सीखो। बच्चा कह रहा है, बस तुम पैसा दे दो, बाकी सब ठीक है। तुम्हारा आचरण मैंने देख लिया।
हमारे बच्चों ने हमको नकार दिया है भाई, ये सोचने की बात है। दिल्ली में 5वीं क्लास का बच्चा, 5वीं क्लास की बच्ची अपनी माँ से कह रही है, जो वर्कशॉप करने आई है, वो शेयर कर रही थी, मम्मा 10 दिन के लिए कहीं चली जाओ, मैं जीना चाहती हूँ। क्योंकि आपकी टोका टाकी, आपका पूरा जो कुछ भी स्टाइल होगा, बच्चे की भी जो उसमें भी जो कुछ रहा होगा, हमको लग रहा है हमने बच्चों के लिए सब कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। बच्चों को लग रहा है तुम 10 दिन के लिए कहीं चले जाओ तो थोड़ा मैं शांति से जीऊं। तो ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम ज्ञान मान रहे हैं, जिसको हम समझ मान रहे हैं, वो सही अर्थों में समझ है भी कि नहीं है। जिसको हम जीना मान रहे हैं, वो जीना है भी कि नहीं है। देखो, ब्लड डोनेट करने की, अच्छा इस बात को पूरा करना है फिर। ब्लड डोनेट करने की घटना रहता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। आपने किसी को ब्लड डोनेट किया, नहीं करते तो क्या होता? मर जाता। ब्लड मिलने से जिंदा रह गया। आपके ब्लड डोनेट करने से उसकी भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएगा? नहीं हुआ। आपके ब्लड डोनेट करने से उसमें उसके भाव और विचार सुखदायी हो जाए, उसके संबंध में तृप्ति हो जाए, ये होने वाला है? नहीं। एक का उसका तो काम हो गया। अब अपनी तरफ आ जाते हैं। मैंने मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया, मैंने मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया, तो मेरे मित्र भाव से ब्लड डोनेट करने की वजह से मेरी भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान का विरोध, भविष्य चिंता से मुक्ति हो जाएगी। और मेरे ब्लड डोनेट करने की वजह से मेरे परिवार में सबके साथ संबंध ठीक हो जाएंगे। और मेरे ब्लड डोनेट करने की वजह से मेरा भाव और विचार हमेशा समाधान से संपन्न हो जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है? ब्लड डोनेट करने से क्या हुआ? आपने मित्र भाव से ब्लड डोनेट किया, ये आपको अच्छा लगा, ये आपको अच्छा लगा। नहीं, मैंने 1947 में ब्लड डोनेट किया था और आज तक मेरा जीवन एकदम सुखदायी हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है भाई। तो इसका मतलब ब्लड डोनेट करने की घटना जिंदा रहने में आएगी कि जीने में आएगी? लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ऊंची है। तो इस बात को करके अभी की बात को पूरा करते हैं। तो देखो, जिंदा रहने में 2 क्वालिटी हो सकती है। एक क्वालिटी है जिसको हम कह रहे हैं, जिंदा रहने में 2 क्वालिटी है। एक क्वालिटी है जिसको हम कह रहे हैं संवेदनहीनता। दूसरी क्वालिटी है जिसको हम कह रहे हैं कि संवेदनशीलता। जीना एक तीसरी क्वालिटी है जिसको बोल रहे हैं संज्ञानशीलता। संवेदनहीनता क्या चीज है? मैं सुखी हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, इसके लिए आपका नुकसान भी करना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। मैं सुखी हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, इसके लिए आपका नुकसान भी करना पड़ेगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। संवेदनशीलता क्या चीज है? आपका दुख भी मेरे को मेरे जैसे ही लगता है, तो मैं आपके दुख को महसूस कर पाता हूं, मैं आपके दुख को महसूस कर पाता हूं और उसके लिए अपना तन मन धन। संवेदनशीलता का मतलब है अपना तन, अपना मन, अपना धन दूसरों के जिंदा रहने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन दूसरों के जिंदा रहने के लिए करता हूं। इसका नाम संवेदनशीलता है। या दूसरे के घर में क्लेश है, वो दुखी हो गया, उसके साथ बैठ के मैं भी कह देता हूँ कोई नहीं, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा होता ही है, जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। मैं कुछ मलहम लगा देता हूँ, सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, या मैं उसके साथ मिलकर रो लेता हूँ, सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। इसका मतलब है संवेदनशीलता संज्ञानशीलता के नजदीक है, लेकिन अभी संज्ञानशीलता नहीं है। जब जीने की बात कर रहे हैं, जीने का मतलब है मुझको अपने भाव और विचार को चलाना आता है, मुझको अपने भाव और विचार को चलाना आता है, मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हूँ, मैं दूसरे के भाव और विचार को व्यवस्थित करने में उसको सहयोग दे सकता हूँ, और उस सहयोग को पाके वो भी स्टेबल होने लगता है, और इससे हमारे दोनों के बीच में संबंध स्टेबल होने लगता है। और ये समझ ही ये पहचानती है कि कितने साधन, मेरा 2 लाख में काम चलता है, तो ये उसको पहचानने वाला कौन है? भाव और विचार।
फिर मैं दूसरे से प्रभावित नहीं होता। इसलिए समझदार आदमी की पहचान क्या होगी? एक आदमी समझा है, उसकी पहचान क्या होगी? लिख लीजिए, फिर ब्रेक करते हैं। समझदार आदमी की पहचान है, संज्ञानशील मानव की पहचान है स्वयं गलती नहीं करना। नंबर 1 मैं लिख देता हूं, मैं तो आपको बार बार बुलवाऊं। नंबर 1 स्वयं गलती नहीं करना। नंबर 2 दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, इसी का नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। तीसरा, दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की क्षमता रखना, बदल नहीं देना। चौथा, आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना। जितनी उसकी स्थिति है उतना उसको सहयोग उपलब्ध कराना। और पांचवा, समझने को भी तैयार नहीं है तो पात्रता बढ़ाना, है ना? समझने को भी तैयार नहीं है तो उसकी पात्रता बढ़ाना ताकि वो समझने को तैयार हो जाए। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता। ये समझदार मानव की पहचान है। स्वयं गलती नहीं करना, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना। यदि मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होता हूँ, यही मेरी अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना ही मेरी अयोग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना ही मेरी योग्यता है। बदलने की क्षमता के साथ बने रहना, आवश्यकता अनुसार सहयोग उपलब्ध कराना। कोई लोग समझने के लिए भी तैयार नहीं होते, उनको लगता है कि हम तो समझे ही हुए हैं और जिंदगी में सन्नाटा होता है। तो वो समझने के लिए कैसे तैयार होंगे, उसके लिए वातावरण बनाना और धीरे से उसके समझने के लिए भी काम करना। समझेगा तो हमारे संबंध में तृप्ति होगी ही। यही स्वयं में विश्वास है, यही संबंध में विश्वास है, यही अभाव मुक्त मानसिकता है, यही समाज का भय मुक्त होना है, यही प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना है। इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलेगा नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सध्या आता अभी बोलने से कोई कंफ्यूजन आपके मन में आया हो या कोई चीज क्लैरिटी नहीं बन रही हो? नहीं, चलो तो आगे चले। पूरे इसमें समझ में आया कि अपने भाव विचार वाणी पे अपने कंट्रोल करना और दूसरों को भी वैसे बनाना, यही अच्छा है सबसे। देखिए, प्रॉब्लम की रूट पकड़ में आ जाए तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अब हम मान रहे हैं कि हम जी रहे हैं, है ना? और जीने की मतलब यदि मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो कितने साल, कितने घंटे रोज मेहनत करेंगे कि मंजिल को पा जाएंगे। यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे, कितने साल रोज मेहनत करेंगे